Okay, dear students, welcome to Dotway Educators again. Now we have the last unit of operating system, which is unit 14, and its name is Case Study of Linux Operating System. So as we have learned everything and all the aspects which are related to the operating system, and in this unit we are going to learn some new things about a new kind of operating system which is Linux. Linux is also an operating system. So इसमें जितने भी हम लोग एस्पेक्ट्स हैं एंड जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे दे आर टोटली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम ऑलरेडी अभी तक हम लोग उनको कवर कर चुके हैं. सो इनमें कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. सो व्हाट इज़ लाइनक्स? लाइनक्स जो आपके पास है वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और अ कर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस. मतलब कि इट कैन ईजीली बी अवेलेबल और यू कैन ईजीली एक्सेस इट फ्रॉम द इंटरनेट. ओके, एंड जो इसकी फंक्शनैलिटी है दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द यूनिक्स. यूनिक्स इज़ अनदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और कर्नल क्या है? वी ऑलरेडी नो दिस इज़ अ प्रोग्राम एट द हार्ट ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एज लाइनक्स इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट्स वाई इसमें सारा जो भी स्टफ़ है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रिलेटेड है. एंड जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यहाँ पे भी आपके पास 3 लेयर्स हैं. And on the uppermost we have the hardware of the computer system, which includes the CPU, memory and hardware. And in the middle layer we have the operating system, which is Windows, Apple OS or Linux. Okay, and in the bottom most we have the end users. Like operating system is providing an interface between the computer hardware and the end users. We have already learnt about it. Okay. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ शेल अंडर लाइनक्स. एंड शेल इज़ सिमिलर टू द कोर पार्ट विच इज़ कर्नल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल की तरह ही शेल भी जो है वो लाइनक्स के अंडर काफ़ी क्रूशियल पार्ट जो है, एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है. एज इट हैज़ शोन इन दिस डायग्राम दैट यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसको आगे फर्दर कौन फॉरवर्ड करवाता है? दिस इज़ द शेल. जो शेल है वो यूज़र की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, देन आगे फर्दर उसको लाइनक्स के कर्नल को फॉरवर्ड करवाएगा, और जहाँ पे उस कमांड की क्या होएगी? एग्जीक्यूशन होएगी. मतलब उसकी कमांड की एग्जीक्यूशन किसके साथ होती है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. आफ्टर दैट उसका रिस्पॉन्स जो है वापस वो किसको रिस्पॉन्ड किया जाता है? यूज़र को. सो शेल जो है वो यहाँ पे काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रही है किसके बीच में? यूज़र के बीच में और लाइनक्स के कर्नल और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरफेस. ये इसका काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है. इसको आप एक लेयर्ड आर्किटेक्चर में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. ऑन द अपर मोस्ट वी हैव द एप्लीकेशन लेयर. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द शेल, एंड शेल इज़ इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर हार्डवेयर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ कर्नल. ओके, एंड सो शेल जो है वो आपको एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है. सो ये जो क्या है आगे फर्दर मतलब इनपुट को यूज़र से लेती है, उसकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसके बिहाफ पे उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आगे फर्दर उसकी आउटपुट जो है वो यूज़र को फर्दर रिस्पॉन्ड करवाती है. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ शेल अंडर लाइनक्स. Now the next topic we are having in this unit is process in Linux, and process in Linux is as similar to the process in operating system, because Linux is also another kind of operating system. जैसे हमने पहले पढ़ा था processes क्या हैं आपके पास? They are the sequence of activities which are used to perform some particular operation. ओके, सो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो प्रोसेसेस हैं वो कैरी आउट करती हैं किनको? टास्क सो विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दे आर ऑल्सो नोन एज और कंसिडर टू बी एज अ सेट ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा स्टोर्ड इन एन एग्जीक्यूटेबल इमेज ऑन द डिस्क एंड इज़ अ पैसिव एंटिटी. जो प्रोसेस है वो आपके पास पहले भी मैंने बताया था हैवी वेट टास्क मानी जाती है. मतलब इसके अंदर आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस का कोड जो होता है वो उसको इनकैप्सुलेट किया जाता है किस चीज़ के लिए? ताकि इसके थ्रू आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सको. सो इट कैन बी थॉट एज अ प्रोग्राम इन एक्शन. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था प्रोग्राम और प्रोसेस, इट्स कंसिडर टू बी अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. सो आपके पास प्रोसेस जो होती है वो लाइनक्स में वही रोल प्ले करती है जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में करती है.
Now moving to the next topic, which is Linux implementation of threads. As we already know about what are the threads. Threads are considered to be the program in execution which are lying under the process, as processes are called heavyweight threads, but processes are called heavyweight tasks and threads are called लाइट वेट टास्क, बिकॉज जो थ्रेड्स हैं वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, वो दे कम अंडर द प्रोसेसेस. उसके आगे फर्दर सब टास्क को क्या बोला जाता है, थ्रेड्स. मतलब एक प्रोसेस जो है वो हैवी वेट टास्क है, उसके अंडर जितने भी उसके सब टास्क आ रहे हैं या फिर उसकी स्मॉल यूनिट्स आ रही हैं, दीज आर नोन एज द थ्रेड्स. तो थ्रेड्स के थ्रू आप किस चीज़ को अलाउ कर सकते हो, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग को. कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग इज व्हाट वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन और एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली ऑन द सेम टाइम, हैविंग the same resources or sharing the resources of the same process. So this is known as the threads. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही है जो आपके हमने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं. सो थ्रेड्स जो है वो सेम वही प्रोसेस आ रही है जो कि थ्रेड्स को हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोग्राम्स हैं और किसके अंडर काम कर रहे हैं, प्रोसेस के अंडर. सो दिस इज सिमिलर टू दैट प्रोसेस विच रन अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम. Now next topic that we are having in Linux unit, this is file system under Linux. As we have learned about file system for the various times, like file system is what, this is a logical collection or this is an organization which is used to contain multiple files and in order to organize them in a systematic manner under a particular data structure. So file system आपके पास सेम वही चीज़ है जो हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रहे थे. हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, टू हैंडल एंड टू कंटेन द वेरियस फाइल्स विद इन इट, so that users can easily access them and utilize them as per their requirements. So आपके पास फाइल सिस्टम क्या होती है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन ही होती है. एंड हमारे पास जो हमारी हार्ड ड्राइव है, इट कैन हैव वेरियस पार्टीशंस विच यूजुअली कंटेन ओनली वन फाइल सिस्टम, सच एज फाइल सिस्टम हाउसिंग द फाइल सिस्टम और अनदर कंटेनिंग और होम फाइल सिस्टम. इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंडर आती है. तो उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन बाद में इलेबोरेट करते हैं. बट इन द लाइनक्स सिस्टम वी कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल सिस्टम्स विच आर नोन as the ext2 or ext3. We will explain them on the later stages. Now switching to the next topic, which is directory structure under Linux. तो जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था, व्हाट इज़ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ यूज टू कंटेन द वेरियस फाइल सिस्टम्स विद इन इट. जब हमारे पास काफ़ी बड़ी कलेक्शन हो जाती है फाइल्स की एंड डायरेक्टरीज की, तो उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, दिस इज़ हैंडल्ड अंडर द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. एंड जो हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर द फॉलोइंग. The first one is it has a root directory. Root directory, as we already know, that it is considered to be as a parent directory for all the other files and directories. So ये आपके पास सबसे टॉप मोस्ट पे पड़ी होती है डायरेक्टरी और बाकी सारी फाइल्स के लिए ये एज अ पेरेंट काम करती है. एंड द सेकंड पॉइंट इज ईच फाइल और डायरेक्टरी इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम एंड द डायरेक्टरी इन विच इट रिजाइड्स एंड अ यूनिक आइडेंटिफायर टिपिकली कॉल्ड एन आईनोड. ठीक है, जो भी आपके पास फाइल और डायरेक्टरी होती है उसको यूनिकली एक अलग नेम से डिपिक्ट किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है. एंड फर्दर मोर कौन सी डायरेक्टरी किसके अंडर या फिर कौन सी फाइल किस डायरेक्टरी के अंडर रिजाइड कर रही है. एंड नेक्स्ट वन इज बाय कन्वेंशन द रूट डायरेक्टरी हैज़ एन आई नोड नंबर ऑफ 2. इसके पास अपना एक स्पेशल आई नोड नंबर होता है. ठीक है, एंड द लॉस्ट प्लस फाउंड डायरेक्टरी हैज़ एन आई नोड नंबर ऑफ 3. तो ये इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इसके अंदर आपके पास 2 आई नोड होते हैं, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का. ओके, and the last one is it is self-contained. There are no dependencies between one file system and the another one. मतलब कि हर एक फाइल सिस्टम जो है वो सेल्फ कंटेन्ड मतलब कंटेनर की तरह काम करती है, मतलब एज एन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन काम करती है. ऐसा नहीं है कि एक फाइल सिस्टम जो है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. सो इट वाज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. Okay, so now we are going to read some series of directories which are available in and under the Linux system.
सो फर्स्ट वन इज़ रूट डायरेक्टरी. रूट डायरेक्टरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इट plays a role as a parent for another file systems. Okay, so this is the root directory जिसको स्लैश के साइन के साथ और सिंबल के साथ डिपिक्ट किया जाता है, which should contain only the directories needed at the top level of the file structure. And the second one is we have the bin directories. This is where the executable files are located. These files are available to all the users. Okay, and the third one is slash device directories, जहाँ पे आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स को स्टोर किया जाता है या उनके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज ETC डायरेक्टरी. It supervisor directory commands, configuration files, disk configuration files and आगे फर्दर जितनी lists या groups होते हैं it is used to handle for these things. So it was the ETC directory. And the fifth one is LIB library. तो ये कौन सी फाइल्स को कंटेन करके रखती है? इट कंटेन्स द लाइब्रेरी फाइल्स एंड समटाइम्स अदर कर्नल रिलेटेड फाइल्स. जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं या फिर कर्नल के साथ रिलेटेड जितनी फाइल्स होती हैं उनको कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है? लाइब्रेरी डायरेक्टरी के अंदर. And next directory we are having is boot directory. These files it contains the files for booting the system. मतलब इसमें वो सारी files होती हैं जो booting की process के during use की जाती हैं. And the next one is we have the home directory. It contains the home directory for users and other accounts. मतलब जितने भी users हैं, एक तो user accounts के लिए या फिर उसके बिना बाकी जितने भी accounts हैं उनके लिए ये directory जो है वो use की जाती है. And the next one is MNT directory. Okay, the now next directory is MNT directory, which is used to mount the temporary file system. Like कौन से file system को mount करने के लिए use की जाती है? CD-ROM या फिर floppy drives के लिए. तो उन सारी चीज़ों को mount करने के लिए या उनको access करने के लिए हम लोग MNT directory को use करते हैं. After that we are having PROC directory, which stands for processes. It contains all the information related to the processes which are marked by their process numbers. Okay, and the next directory in this series is TMP, which stands for temporary files. It holds all the information and all the temporary files within it, including and between the system boots. Okay, and the next one is USR. It is used for miscellaneous purposes like by many users. बाकी जितने भी यूज़र्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिक पर्पसेस के लिए. ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स आ सकती हैं, या फिर फाइल्स को शेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर लाइब्रेरी फाइल्स को शेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो. दिस डायरेक्टरी इज़ यूज्ड बेसिकली फॉर दीज पर्पसेस. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेयर डायरेक्टरी, विच इज़ यूज्ड एंड इट कंटेन्स द वेरिएबल लेंथ फाइल्स. मतलब कि जो फाइल्स की लेंथ टाइम टू टाइम वेरी कर दे उसके लिए ये यूज़ की जाती है. लाइक आपके पास लॉग फाइल्स होती हैं या प्रिंट फाइल्स होती हैं या और फाइल्स होती हैं दैट कैन कंटेन द वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा, जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है. मतलब उसमें डाटा को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ SBIN. SBIN जो डायरेक्टरी होती है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है? बाइनरी फाइल्स एक तरह की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं. बिकॉज बाइनरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए. कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल इमेजेस ऑफ फाइल जो है उनको वो एक्सेप्ट करता है. सो दिस डायरेक्टरी इज़ यूज्ड फॉर कंटेनिंग बाइनरी फाइल्स. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कर्नल. कर्नल में हमारे पास क्या होता है? सो लास्ट डायरेक्टरी हमारे पास है कर्नल. एंड कर्नल जो डायरेक्टरी होती है वो कर्नल के साथ जितनी भी रिलेटेड फाइल्स हैं उनको कंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है. एंड स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम. एंड मतलब इसमें आपके पास जितनी भी कमांड्स होंगी किसी फाइल सिस्टम्स के साथ रिलेटेड उनको हम
यूटिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ कमांड्स दी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ कैट फाइल सिस्टम। इट बेसिकली डिस्प्लेज द फाइल नेम। किसी भी फाइल नेम को डिस्प्ले करवाने के लिए इस कमांड को यूज़ किया जाता है। CD डायरेक्टरी नेम के लिए हम लोग चेंज डायरेक्टरी, CD कमांड जो होती है वो उसको क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करवाने के लिए। CP कमांड यूज की जाती है कॉपी के लिए, मतलब एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करवाने के लिए या फिर एक फाइल को दूसरी लोकेशन पे कॉपी करवाने के लिए। एंड फाइल आपके पास जो कमांड होती है उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर फाइल की टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड। जो फाइंड कमांड होती है वो किसी फाइल को फाइंड करने के लिए उसको सर्च करवाने में हमारी हेल्प करती है। इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं फाइल का नेम एंड देन पर्टिकुलर डायरेक्टरी, मतलब किस डायरेक्टरी में वो फाइल पड़ी है। एंड द नेक्स्ट वन इज वी आर हैविंग द हेड एंड फाइल नेम। हेड कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है कि आपको वो शो करे किसी भी पर्टिकुलर फाइल की बिगिनिंग, जिस फाइल के नेम को आप यहाँ पे मेंशन करोगे उसकी बिगिनिंग वो शो करवा देगी। कौन सी कमांड, हेड कमांड। इन द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द लेस। लेस क्या होती है, इट ब्राउजेस थ्रू अ फाइल फ्रॉम द एंड और द बिगिनिंग। मतलब ये कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, किसी भी फाइल को उसकी एंड से लेके उसकी बिगिनिंग तक। सो नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास होती है दैट इज़ ls कमांड। ls किस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लिस्ट करवाने के लिए, मतलब किसी भी डायरेक्टरी के सारे कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, उनको शो करवाने के लिए। ls का मतलब होता है लिस्ट और डायरेक्टरी नेम, उसके नेम के साथ उसके सारे कंटेंट्स की लिस्ट आपके पास सामने शो हो जाएगी। mkdir इट स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी नेम। जो भी आपने डायरेक्टरी नहीं बनानी है, mkdir कमांड लगाने के बाद उस डायरेक्टरी का नेम स्पेसिफाई करोगे तो वहाँ पे आपकी एक डायरेक्टरी जो है वो न्यू क्रिएट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द मोर एंड फाइल नेम। मोर का मतलब है ज़्यादा जानना, किसके बारे में, फाइल नेम के बारे में। मोर कमांड लगाने के बाद जिस फाइल का नाम आप स्पेसिफाई करोगे वो उसके बारे में ज़्यादा थॉरली इंफॉर्मेशन जो है उसको ब्राउज करवा के शो करवा देगी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। एंड द नेक्स्ट कमांड वी आर हैविंग इन दिस लिस्ट इज mv file1 file2। मतलब इट मूव्स द लोकेशन ऑफ और रीनेम्स अ फाइल और डायरेक्टरी। मतलब एक फाइल की या दूसरी फाइल की या फिर उनको तो रीनेम करवाना या फिर उनकी लोकेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करवाना, या तो फाइल को या फिर डायरेक्टरी को। pwd ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, इट शोज़ द करंट डायरेक्टरी द यूज़र इज़ इन, कि करंटली एक यूज़र जो है वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर रिजाइड कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास rm फाइल नेम। इसका मतलब है रिमूव करवाना किसी एक पर्टिकुलर फाइल को। rm रिमूव एंड फाइल नेम उस फाइल का नेम। rm डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी नेम, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव करवाती है, ठीक है, रिमूव्स अ डायरेक्टरी। देन टेल द फाइल नेम, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल का एंड शो करवाना, उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, टेल कमांड। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टच फाइल नेम। टच फाइल नेम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्रिएट्स अ ब्लैंक फाइल और मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग फाइल और इट्स एट्रीब्यूट्स। एंड सेकेंड लास्ट कमांड जो हमारे पास है इट इज़ वेयर इज़ फाइल नेम। एज इट्स नेम इज़ डिफाइनिंग, कि वो लोकेशन बताएगी कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है। वेयर इज़ दिस फाइल, ओके, इट शोज़ द लोकेशन ऑफ अ फाइल। एंड द लास्ट वन इज़ विच फाइल नेम, मतलब आपके पास कौन सी फाइल है जो कौन से एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर पड़ी है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट कमांड्स विच वर रिलेटेड टू द फाइल्स। And next we are having the two file systems. As we already know about the file system, we have read about it for various times during the initial stages. So there are another file systems which come under the Linux. I have already elaborated its points, so you can make the difference and you can read its definitions for your knowledge. सो आप इनको अपने एग्जाम्स में भी डिफाइन कर सकते हो। इसके पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं वन बाय वन। दीज आर द फीचर्स ऑफ बोथ फाइल सिस्टम ext2 एंड ext3। ये आपके पास नेक्स्ट फाइल सिस्टम है जो हम लोग लाइनक्स के अंदर यूज़ करते हैं।
And the last topic of this unit is a network file system, which is the short abbreviation, which is also known as NFS. As its name is simplifying this process. NFS क्या होती है आपके पास? Network file system is basically used as a mechanism for storing and retrieving data from multiple disks with the help of or across a shared network. मतलब एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल जो आपकी डिस्क्स होती हैं, डिस्क ड्राइव्स होती हैं, उनमें आपके डेटा को स्टोर करवाने के लिए या डाटा को रिट्रीव करवाने के लिए हम लोग इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं. एंड सेकेंडली दिस सिस्टम जो है ये आपको इनेबल करता है लोकल यूजर्स को टू असेस द रिमोट लोकेशन या फिर रिमोट डेटा जो सर्वर के ऊपर पड़ा है उसको वो इजीली असेस करवाने में हेल्प करवाता है. एंड जो NFS है इट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय द सन माइक्रो सिस्टम. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मैकेनिज्म. जनरली कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? कंप्यूटर्स के एनवायरनमेंट में, जहाँ पे डाटा को एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर मैनेज करके या स्टोर करके रखा जाता है. सो द लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल. क्लाइंट सर्वर जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर क्लियर करवाया था कि एक जिसमें आपके पास मल्टीपल सिस्टम जो होते हैं एक पर्टिकुलर सर्वर के अंडर वो काम करते हैं, उससे डाटा असेस करते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सर्वर की सर्विस की, और सर्वर उनकी आगे फर्दर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड देता है. सो नेटवर्क फाइल सिस्टम इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटिंग मॉडल. सो वहाँ पे ये क्या करता है? ऑथेंटिकेशन को या ऑथराइजेशन की मैनेजमेंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम ऑफ नेटवर्क फाइल सिस्टम. ऑन द राइट साइड एंड आउटर साइड देयर इज़ सर्वर विच इज़ बाइंड अप विद द फाइल सिस्टम, क्योंकि उसके पास एज अ डेटाबेस फाइल सिस्टम पड़ा है जिसपे मल्टीपल आपकी फाइल्स के थ्रू डाटा को स्टोर करके रखा जाता है एंड मैनेज करके रखा जाता है. बाकी जो आपके पास सिस्टम्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क फाइल सिस्टम. So it was the last topic of our unit and it was the end of this unit. I hope all the topics of this unit is properly defined. So thank you so much.